पेपर नंबर 6 में सूचना प्रौद्योगिकी। आज महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी हमें चर्चा करनी है कि कंप्यूटर पर आधारित हिंदी में कामकाज। नंबर 2 हिंदी के सॉफ्टवेयर्स और नंबर 3 हिंदी के टूल्स। तीनों शब्द नए हैं आपके लिए और तीनों शब्द नए होने के बावजूद अगर हमें कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना है तो कंप्यूटर पर कामकाज करने के लिए ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर पर हम हिंदी में कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन से हिंदी सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध है और इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए जो टाइपिंग टूल्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो आपको एमसीक्यू है उसमें ये तमाम सारे सवाल पूछे जाएंगे कि हिंदी का टूल्स कौन सा है, हिंदी का सॉफ्टवेयर कौन सा है, कंप्यूटर पर हमें हिंदी में कार्य करने के लिए, काम करने के लिए किन उपकरणों का अवगत करना होगा, परिचय प्राप्त करना होगा। तो इसे देखते समय देखिए, टॉपिक है कंप्यूटर पर आधारित हिंदी में कामकाज। नंबर 2 हिंदी सॉफ्टवेयर्स और उसके बाद हमें देखना है हिंदी टूल्स। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी 3 भाषाएं कौन सी है। अंग्रेजी, नंबर 2 चीन की मंडूरी या हमारे देश की हिंदी। सर्वे कुछ कहते हैं, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, इस कारण आपका विश्वास कितना बैठेगा मुझे पता नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जो सर्वे किया है उस सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे अधिक संख्या में बोली, लिखी और सुनी जाने वाली भाषा अंग्रेजी नहीं है, चीन की मंडूरी नहीं है, तो हिंदी भाषा है जो विश्व में सबसे अधिक संख्या में बोली, सुनी और लिखी जाती। आंकड़े देखिएगा, हमारे देश की जनसंख्या 138 करोड़ 40 लाख, 138 करोड़ 40 लाख। दुनिया की लोक संख्या, दुनिया की जनसंख्या करीबन 650 करोड़, उनमें से हमारे 138 करोड़। ये 138 करोड़ लोग तो हिंदी बहुत अधिक संख्या में बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। 138 करोड़ में से कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ लोग सिर्फ सुनते होंगे, कुछ लोग लिखते होंगे। इसके अलावा विश्व के 132 देशों में 132 आंकड़े ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। विश्व के 132 देशों में हिंदी, ये 132 देशों में रोजगार धंधे के कारण हमारे देश के लोग वहां गए हैं और वे लोग वहां हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। हमारे 138 करोड़ जनसंख्या के अलावा विश्व के 165 करोड़ लोग जो है, इन 165 करोड़ में से 80 करोड़ लोग हिंदी में बोलते हैं, 55 करोड़ लोग हिंदी सुनते हैं
और 30 करोड़ लोग हिंदी लिखते हैं। देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले 80, 55 और 30 कुल मिलाकर 165 करोड़ लोग दुनिया के 132 देशों में हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। और हमारे देश के 138 करोड़, आंकड़े मिलाइएगा, करीबन 300 करोड़ से ज्यादा ये जनसंख्या होती है। और दुनिया की जनसंख्या 650 करोड़। तो ये मैं कोई गप्पे नहीं हाँक रहा हूं कि विश्व की सबसे बड़ी 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चीन की मंडोरी और हमारे देश की हिंदी, इसमें सबसे अधिक संख्या हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की है। इसके अलावा कई देशों में हिंदी का स्नातक, आपकी भाषा में डिग्री, और पीजी, पोस्ट डिग्री का अध्यापन होता है। कई देशों में हिंदी का संशोधन, शोध कार्य, पीएचडी भी होती है। तो कुल मिलाकर मुझे आपके सामने ये कहना है कि हिंदी केवल आज साहित्य की भाषा नहीं रही। हिंदी ये केवल हमारे देश की भाषा नहीं रही। भले ही हमारे देश में संविधान के अनुसार बड़ा विवाद चलता आया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं। मैं हिंदी का प्रोफेसर होने के नाते कानूनन ये कहूंगा कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा कानूनन नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी भाषा होगी जो आपके और मेरे देश की राष्ट्रभाषा बनेगी? आप मुझे बोलिए, आप मुझे कहिए, है कोई दूसरा नाम आता है हिंदी को छोड़कर जो कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में बोली लिखी जाती, पढ़ी जाती, अध्ययन अध्यापन होता, शोध कार्य, पीएचडी होती? तो हिंदी अब केवल हमारे देश की भाषा नहीं रही। नंबर 2, हिंदी केवल अब साहित्य की भाषा नहीं रही। हिंदी अब बाजार की भाषा बनी, मार्केट की भाषा बनी। और मार्केट का अर्थ है अर्थ, पैसा, मनी। क्योंकि बाजार में, मार्केट में अगर हमारा कोई चीज, वस्तु, प्रोडक्ट बेचना है, आपके माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का माइक्रोफोन शुरू है। अगर आपका माइक्रोफोन शुरू रहेगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। तो पुनः आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आपके जो माइक्रोफोन है वो म्यूट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हिंदी अब मार्केट की भाषा बन गई है। और उसमें भी गत 50 वर्षों में, पर्टिकुलरली 1991 में, हमने जो मुक्त अर्थव्यवस्था की पॉलिसी अपनाई, जिसमें एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि खासगीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण या जागतिकीकरण। तो उन गत 50 वर्षों में हिंदी का प्रचार, प्रसार और विस्तार इतनी तेजी से बढ़ा हुआ है कि अनायास ही, स्वाभाविक ही, आज हमारा जो टॉपिक है कि कंप्यूटर पर आधारित हिंदी में कामकाज बड़ी तेजी से हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले रेडियो ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, उसके बाद फिल्मों ने, हिंदी फिल्मों ने, बॉलीवुड की फिल्मों ने हिंदी को अपनी देश की सीमा लांघकर विश्व के कई देशों में पहुंचाया। फिर टेलीविजन आया और आज रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा से ज्यादा हिंदी को फैला रहा है हमारा कंप्यूटर। गत 50 वर्षों में इस दूर संचार के साधनों ने, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने
क्या किया? हिंदी को फलने फूलने का खूब मौका दिया, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर को भी चारा नहीं था दोस्तों, कंप्यूटर को भी चारा नहीं था, क्योंकि मार्केट का बहुत बड़ा ग्राहक जो था, जो उपभोक्ता था, वो उपभोक्ता हिंदी प्रदेश का था, और इस कारण उस कंप्यूटर को भी हिंदी को अपनाना पड़ा। और उसी का फल यह है, उसी का निष्कर्ष यह है कि आज कंप्यूटर पर ऐसे कई टूल्स, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स, ऐसे कई टाइपिंग, अलग अलग प्रकार के उसके जो मोड है, इनका विकास हुआ और हिंदी खूब फली हुई हमें देखने को मिलती है। गत 50 वर्षों में 1991 के बाद हिंदी को दूर दूर तक फैलाने में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके पहले मैंने अभी कहा कि पत्र पत्रिकाएं थी, रेडियो था, टेलीविजन था, बॉलीवुड का सिनेमा था, और उसके बाद कंप्यूटर के मदद से इस सूचना प्रौद्योगिकी की एक प्रमुख भाषा हिंदी बनते हुए हमें देखने को मिलती है। अतः जनसंचार माध्यमों की अनिवार्य आवश्यकता हिंदी बनी है, इसीलिए कंप्यूटर को खोलेंगे तो हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगी। बहुत दूर की बात नहीं है दोस्तों, 1977 एक ऐसा वर्ष था कि 1977 में पहली बार कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी का शब्द उमड़ पड़ा या प्रतिबिंबित हुआ, और उस 1977 से लेकर बहुत कम अवधि है, थोड़ी देर से हिंदी कंप्यूटर पर आई, भले ही देर से आई हो, लेकिन उसने जो गति पकड़ी, बड़ी तेज गति से कंप्यूटर पर या दूर संचार या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर हिंदी छाई हुई, बहुत बड़ा प्रभाव डालती हुई हमें देखने को मिलती है। क्या रहा? आज का युग सूचना का युग है, आज का युग संचार का युग है, आज का युग विचार का युग है। देखिए, तीनों शब्दों को ध्यान में रखिए, संचार अलग, सूचना अलग, विचार अलग, ये तीनों का युग है। और सूचना का, विचारों को और संचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए आवश्यक होती है एक भाषा का माध्यम, और वो भाषा का माध्यम बनी हुई है इस तरह से हिंदी। क्या किया? तकनीकी उपकरणों के सहारे देखिए, किसी के घर से आवाज आ रही है, आपके माइक, माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरी जो लेक्चर की एक जो गति होती है उसमें रुकावट आती है, बाधा आती है। तो तकनीकी उपकरणों के सहारे क्या किया जाता है? सूचनाओं का संकलन, उन सूचनाओं पर प्रक्रिया, और बाद में उन सूचनाओं का संप्रेषण। तीन बातें। एक तमाम सारी सूचना है कि ज्ञान है, विचार है, नॉलेज है, इनका संकलन किया जाता। नंबर 2, उस पर प्रक्रिया की जाती, और बाद में उसको संप्रेषित किया जाता, उसे वितरित किया जाता। और इसी कारण व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में इस तरह से हिंदी का प्रयोग हुआ, और हिंदी सफल प्रयोग होते ही वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, और तमाम सारे कारपोरेट जगत में हिंदी को अपनाया गया, हिंदी को स्वीकार किया गया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज एक जो नया बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, उसकी मौन क्रांति भाषा में हुई।
और हिंदी इस तरह से उस क्रांति का वाहक बनी और आज हम देखते हैं कि हिंदी इस तरह से फलती फूलती हुई हमें देखने को मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की भाषा को आम आदमी के नजदीक पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, टेक्नोलॉजी में नित परिवर्तन होता है और उस नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नए खोज, संशोधन, आविष्कार को आम लोगों तक पहुंचाना है तो उसे आम लोगों की भाषा के माध्यम से पहुंचाना होगा। और इस कारण इस मुक्त बाजार और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हिंदी की जरूरत महसूस की और मार्केट की मांग के अनुसार हिंदी को बदलना पड़ा, अपने आप को नए रूप में ढालना पड़ा और इसमें हिंदी ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया, क्योंकि दुनिया की कई ऐसी भाषाएं हैं जो बदलना नहीं चाहती। निसर्ग का नियम है बदलाव, परिवर्तन, और जो बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं होता, मराठी में अच्छी कहावत है, थांबला तो संपला, जो रुक गया वो खत्म हुआ। अगर समय के साथ अगर भाषा नहीं बदली तो भाषा मरती है, मनुष्य के जैसे ही। और आज 24 घंटों में, रोजाना 24 घंटों में एक भाषा मरती है और इस तुलना में हिंदी ने अपने आप को बड़ी तेजी से वो बदल रही है और इसी के कारण इस तरह से हिंदी कंप्यूटर को खूब भाई, कंप्यूटर को अच्छी लगी, इस कारण हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। अब दूसरी बात, कंप्यूटर ने हिंदी को क्यों पसंद किया, हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए। तो उसका उत्तर यह है कि हिंदी भाषा का व्याकरण, नंबर 2 हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, और उस हिंदी भाषा को भाषा विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना पड़ा और इसी कारण वह कंप्यूटर की भाषा बनी। क्योंकि हिंदी में हम जैसे उच्चारण करते हैं उसी प्रकार उसकी लिखावट है। हिंदी में हम शब्दों का जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार उसे लिखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी में उच्चार करते हैं, लिखते हैं XEROX और उच्चार क्या करेंगे, जेरोक्स। उसका लिप्यांतरण तो ZEROX होना चाहिए, लेकिन उसकी लिखावट अलग, उच्चारण अलग। शब्द है साइकोलॉजी और हम लिखते हैं PSYCHOLOGY। तो वह अंग्रेजी लिपि के आधार पर वो सही वैज्ञानिक भाषा नहीं है और हिंदी में हम जैसा उच्चारण करते वैसा ही लिखते और इस कारण कंप्यूटर की प्रिय भाषा हिंदी रही है। उसके बाद कंप्यूटर शब्दावली की निर्माण में हमें मार्केट को देखना है, क्योंकि आजकल पैसा कमाना मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है और किसके माध्यम से गए तो मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए 138 करोड़ जनसंख्या वाली भारत देश की बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया वालों के लिए और इस कारण इस 138 करोड़ जनसंख्या वाले मार्केट में दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है कि जो इस मार्केट में आकर अपनी चीज, वस्तु, प्रोडक्ट बेचता है। और चीन की चाइनीज भाषा हम नहीं समझेंगे, जर्मनी की जर्मन भाषा हम नहीं समझते, फ्रांस की फ्रेंच भाषा हम नहीं समझते, रशिया की रूसी भाषा हम नहीं समझते, तो उसे यहाँ के ग्राहकों और उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी होगा उन तमाम सारी कंपनियों को यहाँ इस मार्केट की भाषा में अपना प्रोडक्ट बेचना होगा और इस मार्केट की भाषा है हिंदी और हिंदी। अब मार्केट के अनुसार हिंदी को बदलना पड़ेगा, नए शब्द निर्माण करने हैं, नए शब्द गढ़ने हैं, कुछ शब्दों को जैसे के वैसा लेना है
और इस कारण हिंदी एक ऐसी भाषा है, इसने इस तरह से कई भाषाओं के शब्दों को अपनाया। इसने मराठी के शब्द, संस्कृत के शब्द, गुजराती के शब्द, पंजाबी के शब्द, असमी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, इन शब्दों को तो अपनाया ही, अंग्रेजी शब्दों को, फारसी शब्दों को, अरबी शब्दों को, उर्दू शब्दों को भी स्वीकार करने में हिंदी भाषा हिचकती नहीं है। और इस कारण इसका जो शब्द भंडार है, वो शब्द भंडार बड़ा विस्तृत और व्यापक बनता हुआ हमें दिखाई देता है। और जाहिर है कि 1977 में पहली बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का शब्द प्रतिबिंबित हुआ। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह थी कि भारत सरकार ने सीडैक कंपनी की स्थापना की थी, और उस सीडैक के माध्यम से जो सुपर कंप्यूटर हमने निर्माण किया, जिसके निर्माता विजय भटकर थे, उसने सुपर कंप्यूटर और पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत सस्ते में बनाया। और इस सुपर कंप्यूटर के लिए इन्होंने कंप्यूटर में भाषा के कई कार्यक्रम बनाए, जिसमें जिस्टस है, मंत्र है और परम। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, जिस्टस, दूसरा मंत्र और तीसरा परम। ये ऐसे कार्यक्रम बनाए और सीडी के सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ। फिर विंडोज 95 आया, अर्थात इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। इस पद्धति के द्वारा भारतीय लिपियों का भंडार किया गया, स्टोरेज किया गया, और उससे डॉट मैट्रिक्स, ये द्विभाषी कंप्यूटर आया। देखिए, नई शब्दावली है, आपको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पेपर नया है, इसमें बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं। क्या हुआ कि डॉट मैट्रिक्स के द्वारा एक द्विभाषी कंप्यूटर निर्माण हुआ। देखिए, कंप्यूटर एक भाषी होता था इसके पहले। पहला कंप्यूटर डॉट मैट्रिक्स के रूप में आया, जो द्विभाषी कंप्यूटर था। ये इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि डेस्कटॉप प्रोसेसिंग के सहारे इसका लेखा जोखा और नई पद्धति निर्माण की गई, और उसमें जिस्ट सर्कोट ने हिंदी में पहली बार ईमेल की शुरुआत की। आज जो बहुत अधिक मात्रा में हम ईमेल करते हैं, उसके पहले हमें अंग्रेजी में ईमेल करने पड़ते थे, लेकिन पहली बार जिस्ट इस प्रणाली के द्वारा हिंदी में ईमेल करने की पद्धति शुरू हुई, और ईमेल की संभावना विकसित होते होते ये हिंदी पहली बार दुनिया के इंटरनेट से जुड़ गई, और भारतीय भाषा की टाइप की गई सामग्री द्वारा हम अन्य किसी भी भाषा में संदेश भेजने की सुविधा प्राप्त। हम अपनी भाषा में संदेश टाइप करेंगे और दूसरे देशों में उनकी भाषा में वह संदेश टाइप करके जाएगा। दैट इज कॉल्ड द्विभाषी कंप्यूटर। और इसमें जिसने हिंदी में ईमेल करने की सुविधा सबसे पहले हमें प्रदान की। इसके बीच भारतीय भाषाओं का एक शब्द संसाधक आया, जिसे सॉफ्टवेयर आईलीज कहा गया। सॉफ्टवेयर आईलीज, और इसके माध्यम से पेजिंग करना, उसका वेब पेज बनाना, टेलीकाउंट्स लीक करना, ऐसी सुविधा इस सॉफ्टवेयर आईलीज के माध्यम से हुई। और उसके बाद सीधे 1998 में पुणे शहर में, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक सार्क देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सार्क देशों के सम्मेलनों में पहली बार हिंदी के लिए स्पेलिंग स्पेलिंग चेक करने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर हिंदी में पहली बार आया। क्योंकि अंग्रेजी का स्पेलिंग तो हम कक्षा 5वीं से कंठस्थ करते आए, फादर FATHER,
स्कूल, SCHOOL, ये स्पेलिंग हम कंटेस्ट करते आए, लेकिन कितने शब्दों का हम स्पेलिंग कंटेस्ट करेंगे? ऐसे क्या सैकड़ों शब्द हैं, हजारों लाखों शब्द हैं? अगर कंप्यूटर पर टाइपिंग करते समय स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वहां एक स्पेल चेकर होता है। अंग्रेजी में था, है, हिंदी में नहीं था। 1998 में पहली बार सार्क देशों की परिषद में ये हिंदी का स्पेल चेकर इंट्रोड्यूस किया गया, और अब हिंदी का हम स्पेलिंग अनुकूल शब्द है। अ न को पहला उकार, क को दूसरा उकार, ये पहला उकार, दूसरा उकार, पहली विलंटी, दूसरी विलंटी, एक मात्रा, दो मात्रा, ये कहते हैं स्पेलिंग। और ऐसा स्पेलिंग गलत हुआ तो हिंदी में पहली बार 1998 में स्पेल चेकर आया। धीरे धीरे इसके तहत ज्ञानेश्वरी, जो संत ज्ञानेश्वर ने लिखी, उस ज्ञानेश्वरी के कई अध्यायों का प्रस्तुतिकरण किया गया हिंदी में। अब गत 10 वर्षों में हम देखेंगे कि देवनागरी के कई सॉफ्टवेयर विकसित हुए हैं, जिन्हें इस देवनागरी के सॉफ्टवेयर में 2-3 नाम आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। एक नटराज है, दूसरा सुरेश है, तीसरा मंत्र है। नटराज, सुरेश और मंत्र के द्वारा श्रुत लेखन, अंग्रेजी का शब्द आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहेगा, श्रुत लेखन कठिन जाएगा। स्पीक टू टेस्ट, आपके कंप्यूटर को खोलकर देखिएगा, वह गूगल डॉक्यूमेंट्स है, गूगल डॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर है। हम बोलते जाएंगे, टाइप होता है। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में टाइप होगा, हिंदी में बोलो, हिंदी में टाइप होगा। स्पीच टू टेस्ट या स्पीक टू टाइप, आज उसे स्पीक टू टाइप कहते हैं, उन दिनों उसे स्पीच टू टेक्स्ट या उसके लिए शब्द हिंदी का श्रुत लेखन की सुविधा पहली बार यहां इंट्रोड्यूस हुई। और उसमें हमें देखने को मिलता है नटराज, सुरेश और मंत्र एक ऐसे सीडैक ने सॉफ्टवेयर बनाए जिस कारण अब हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर पर करना काफी आसान हुआ। देखिए, कई नए संज्ञा संकल्पना शब्द मैं आपके सर पर टकरा रहा हूं, लेकिन इसके बिना चारा नहीं है। ये बिल्कुल नया पेपर है, तो अंग्रेजी के कई शब्दों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में सीडैक ने कई उपलब्धियां लाई। उसमें प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ ऐसे 3 पैकेज बनाए। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ ऐसे 3 पैकेज बनाए जिससे किसी विदेशी को हिंदी सीखना आसान हुआ। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, क्योंकि जैसे हमें दूसरों की भाषा अंग्रेजी सीखनी है, उसी प्रकार हिंदी भाषा किसी विदेशियों को सीखनी है, किसी अहिंदी भाषिक को सीखनी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वालों को हिंदी सीखनी है, मराठी भाषिक को हिंदी सीखनी है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है, उसके लिए सॉफ्टवेयर है। उसका नाम है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, किसी अहिंदी भाषिक को हिंदी सीखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता? 3 है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। इनमें से एक ही दिया जाएगा और अन्य 3 गलत दिए जाएंगे, तो इस तरह से भी उसको ध्यान में रखिएगा। और इस सॉफ्टवेयर में, इस पैकेज में क्या किया गया कि हिंदी का वाक्य, हिंदी के शब्द, हिंदी की वाक्य संरचना, हिंदी का व्याकरण, हिंदी की लिपि, हिंदी की वर्तनी और हिंदी का उच्चारण कैसे करना, हिंदी कैसे लिखना,
उसके शब्द कैसे होते हैं, वाक्य कैसे बनाना, क्योंकि हिंदी में लिखना है तो पहले कर्ता, बाद में कर्म, अंत में क्रियापद, बीच में उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, काल आएगा। तो यह सब कुछ इस 3 पैकेज के द्वारा किसी भी अहिंदी भाषिक को, किसी भी विदेशी दूसरे देशों के लोगों को हिंदी आसानी से यहां सिखाई गई। इसके साथ ही पाणिनि का जो पूरा व्याकरण है, ये व्याकरण भी बड़ी आसानी से हिंदी भाषा के माध्यम से यहां पढ़ाया गया। और यहां आते आते इस तरह से हमें यहां देखने को मिलेगा कि अब हिंदी का प्रयोग, उसका क्षेत्र बढ़ता गया। आईआईटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, विप्रो, टाटा, ऐसी कई संस्थाओं ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया और हिंदी में अपना कामकाज करना शुरू किया। और इसी के तहत, इसके पहले हमने देखा, ई बैंकिंग हो, ई मेडिसिन हो, ई मार्केटिंग हो, ई फाइलिंग हो, ई लर्निंग हो, ऐसी कई वेबसाइट निर्माण की गई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अब भारत एक बहुत बड़ा बाजार बना और इस बाजार में प्रवेश करना है, यहां से धंधा करना है, पैसा कमाना है, तो हिंदी के माध्यम से ही इस मार्केट में हम जा सकते हैं, इस बारे में अब कोई संदेह ही नहीं रहा। और फिर उन कंपनियों के कारण हिंदी को एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिला और हिंदी फलती फूलती गई। समय समय पर उस पर नए नए सॉफ्टवेयर आते गए, क्योंकि भाषा का जो संप्रेषण है, उस भाषा के संप्रेषण का थोड़ा इतिहास अगर हम देखेंगे तो इस तरह से सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने पहली बार ऐसे 1500 शब्दों का निर्माण किया कि जिस 1500 शब्दों के माध्यम से हम दूसरे भाषिक लोगों से संपर्क कर सके। देखिए, उस शिवाजी महाराज की कितनी दूरदृष्टि थी कि दूसरे भाषिक लोगों से हमें संपर्क स्थापित करना है, उनके साथ हमें बात करनी है, तो कम से कम हमें ऐसे 1500, 1500 शब्द आने चाहिए कि जिन शब्दों के माध्यम से हम दूसरे भाषिक के साथ इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। और शिवाजी महाराज ने ये शब्द हिंदी के बनाए थे। उसके बाद इस तरह से एक साहित्य परिषद है, दूसरी गुरुकुल कांगड़ी है और आचार्य रघुकुल है। आचार्य रघुकुल ने हिंदी के शब्द निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। आचार्य रघुकुल ने इस तरह से कम ऐसे 600 धातुओं से शब्दों का निर्माण किया, नए 600 धातुओं से नए शब्द निर्माण किए, 626 उपसर्गों का निर्माण किया और 80 प्रत्यय निर्माण किए। और इन सब से कुल मिलाकर 1.5 लाख नए शब्दों का निर्माण आचार्य रघुकुल ने किया। तो देखिए, नए शब्दों का निर्माण करना, नए शब्दों को गढ़ना किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की बात नहीं दोस्तों। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा संशोधन, बहुत बड़े अभ्यास प्रतिभा की जरूरत होती है। शिवाजी महाराज ने 1,500 शब्दों का निर्माण किया। आचार्य रघुकुल ने 1.5 लाख हिंदी शब्दों का निर्माण किया। और ये निर्माण करते समय, इसके पहले मैंने कहा कि संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, मराठी है, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इन कई भाषाओं के शब्दों को हिंदी ने सहज स्वीकार किया। और अपनी हिंदी भाषिक शब्द भंडार को काफी विस्तृत और व्यापक बनाया, क्योंकि कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करना है, एक बहुत जरूरी होता है दोस्तों, एक अभिव्यक्ति, कि हम अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर सके।
और दूसरा है संप्रेषण। हमने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया। संप्रेषण, वो दूसरे तक पहुंचना चाहिए और हमारे मन के अभिव्यक्त हुए भाव दूसरों तक संप्रेषित होने के लिए, दूसरों तक पहुंचने के लिए भाषा के शब्द बहुत जरूरी होते हैं। वक्ता और श्रोता, इन दोनों के बीच में एक ऐसा सहज संपर्क हो कि जो इस तरह से भाषा के माध्यम से होता है, तो ऐसा संचार और संप्रेषण हिंदी में काफी आसान हुआ। बोलचाल की हिंदी, लिखने की हिंदी, तौर तरीके की हिंदी, कायदे कानून की हिंदी, विधि की हिंदी, व्यावसायिक की हिंदी, मार्केटिंग की हिंदी, रेडियो दूरदर्शन की हिंदी, सिनेमा की हिंदी, ये तमाम सारी हिंदी फलती फूलती गई और वो जनभाषा बनती हुई हमें देखने को मिलती है। और इस कारण देखिएगा, ये बात मैं इसके पहले कई बार आपके सामने कह चुका हूं कि कोई भी गांव का आदमी, देहात का आदमी, अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी, काला अक्षर भैंस के बराबर, लेकिन पहले दिन हिंदी का पहला शो थिएटर में जाकर देखता है। उसने कहां हिंदी सीखी, कौन सी क्लास में गया था, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से वो हिंदी को समझता है, हिंदी को बोलता है। हिंदी की स्वीकार्यता, उसकी स्वीकार करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। और इसी के कारण कहीं भी जाओ इस देश के किसी भी कोने में, क्योंकि दुर्भाग्य से आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरी भी उतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, फिर हम दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, तो वहां मराठी तो नहीं समझ सकते, अंग्रेजी हमें आती नहीं, तो फिर हमें हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कि हिंदी को स्वीकार करने की जो क्षमता है, स्वीकार्यता है, वो खूब फलती फूलती हुई हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से इन तमाम सारे टूल्स के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी में, कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज करना काफी आसान है। अब देखिएगा, कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज एक टॉपिक था, ये टॉपिक यहां पर पूरा हो जाता है। आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न उठते हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि आगे मुझे हिंदी सॉफ्टवेयर और हिंदी टूल्स पढ़ाने हैं, लेकिन अब समय बहुत कम है, कल इसे देखेंगे हम। बोलो, कोई शंका? श्वेता, कितने बच्चे थे आज? 5 या 6? 5 बच्चे थे। बोलो, कोई प्रश्न है? आज पहली बार आई थी हिना। कहां से है हिना? हिना, हिना जी, आवाज पहुंच रही है? चलो, कोई प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से? अब देखिए, ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हिंदी भाषी को हिंदी सीखने के लिए कौन सा पैकेज रहता है? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। तो इसे कुछ बातें हैं, उसे ध्यान में रखना होगा। और बोलिए पूजा। हाँ सर। क्या कोई शंका, कोई प्रश्न? नहीं सर। अच्छी बात है। फिर हिना, हिना, कोई प्रश्न है? आप कहां? नहीं सर। आप कहां से है? नहीं, पेन से है या खोपोली? हाँ, पेन। SYBA में तो कभी दिखाई नहीं दी। कभी कभी नहीं सर, आती थी बीच बीच में। अच्छा, ठीक है। अब 4 नंबर के मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिए हैं,
हाँ। कल परसों में पेपर नंबर 7 की क्वेश्चन बैंक पूरी करके आपको दे दूंगा 2 दिन में, और फिर पेपर नंबर 6 हाँ। की हम बात करेंगे। अच्छा। चलिए फिर, आज कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो आज के लिए रुक जाएंगे। धन्यवाद। ओके। ओके, थैंक यू सर।